नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टाइगर गौतम में। दोस्तों, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं और आज आपकी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर देंगे। तो 2 क्लासें हो चुकी हैं और आज आपकी तीसरी क्लास है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस किसी भाई बहन ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने सिंधु घाटी सभ्यता की जो बेसिक जानकारी थी वो कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद में जो उसके 7 प्रमुख नगर थे उनको भी कल हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज आपका जो नेक्स्ट है नगर नियोजन क्या था, सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, जो भी स्थितियां थी और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, आज हम लोग इन पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो नगर नियोजन था तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा साफ सफाई पर ध्यान दिया गया है। किस पर? साफ सफाई पर अधिक ध्यान दिया गया है। और जिसके जो हमको प्रमाण मिलते हैं वो इससे मिलते हैं कि वहाँ पे जो नालियाँ बनाई गई हैं, पक्की नालियाँ बनाई गई हैं और जो मोरी होती है पानी निकालने के लिए, तो मोरी का भी यूज किया गया है। तो देखिए, साफ सफाई पर अधिक ध्यान दिया गया है और इस चीज़ के जो हमको प्रमाण मिले हैं, इसके जो हमको प्रमाण मिले हैं वो मोरियाँ और नाली, पक्की नाली, मोरियाँ और पक्की नाली से इस चीज़ के हमको साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद जो घर बनाए जाते थे उनमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन एक सभ्यता है आपकी, कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसमें जो विदेशी लोग हैं उनका कहना ये था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के साक्ष्य और समकक्ष जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो काफ़ी पुरानी है। मतलब कि वो मेसोपोटामिया की सभ्यता को पुरानी बताते थे। और हमको इस चीज़ के जो साक्ष्य मिले हैं वो इससे ये मालूम पड़ता है कि अगर पक्की ईंटों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया है और मेसोपोटामिया की सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ से ये मालूम पड़ता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो काफ़ी प्राचीन है। किसकी अपेक्षा? मेसोपोटामिया की सभ्यता की अपेक्षा। तो जो घर थे, घर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के 7 आपके नगर थे उनमें 6 नगरों में तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन एक अपवाद है आपका, कौन सा? कालीबंगा। और कालीबंगा में आपकी कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग। कालीबंगा में ध्यान रखना है कि जो कालीबंगा शहर नगर था आपका, तो कालीबंगा में कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कच्ची ईंटों के जो घर थे वो बनाए गए थे और जो 6 नगर और थे आपके उनमें पक्की ईंटों के घर बनाए गए थे। उसके बाद घर में एक आंगन होता था। जैसे अभी फ़िलहाल अपने घरों में आंगन होता है, तो घर में आंगन होता था और उस आंगन के बीच में ही स्नान करने की व्यवस्था थी। उस आंगन के बीच में ही स्नान करने की व्यवस्था थी। और स्नान करने के लिए जो पानी का यूज होता था वो कहाँ से आता था? वो आपका जो कुआं होते थे, जलाशय होते थे, तालाब होते थे, उनसे पानी का उपयोग किया जाता था। मतलब वहाँ से पानी को लेकर जब घर में उसका उपयोग करते थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसकी जो सड़कें थीं, क्या? इसकी जो सड़कें थीं, तो सड़कें थीं आपकी समकोण पर काटती थीं। सड़कें समकोण पर काटती थीं। इसका मतलब ये है कि जैसे ये आपकी सड़क हो गई, ये आपकी सड़क हो गई, प्रमुख सड़क हो गई, और इसको समकोण पर काटती थी, यानी कि इस तरह से समकोण पर सड़कें काटती थीं। इस तरह से समकोण पर सड़कें काटती थीं। ये आपकी, इसको कहते हैं हम राजपथ। और जो सड़कें थीं वो समकोण पर काटती थीं, यानी कि बराबर काटती थीं चारों तरफ। और उसके बाद क्या हुआ कि घरों के जो दरवाजे थे वो जो गली होती थी उसके किनारे खुलते थे, यानी कि गली में खुलते थे। तो ये आपकी जो मुख्य सड़क हो गई, ये क्या हो गई? मुख्य सड़क। और ये समकोण पर काट रही हैं और इसी में ही ये आपकी क्या हैं? गलियाँ। ये आपकी गलियाँ हैं। तो देखिए, यहाँ आपके मकान हो गए, तो यहाँ इनके दरवाजे खुल रहे हैं, यानी कि मेन जो राजपथ था उस पर
मकानों के जो दरवाजे थे वो नहीं खुलते थे, जो उनसे अटैच जो रोड थे, सड़कें थीं, उन पर जो गलियां थीं उन पर दरवाजे खुलते थे। क्या? घरों के दरवाजे गली की ओर खुलते थे। और जो सड़कें थीं, सड़कें कच्ची ईंटों की बनाई गई थीं। कैसी? सड़कें कच्ची थीं, आपकी सड़कें कच्ची थीं लेकिन बनाई पक्की ईंटों से गई थीं। जो सड़कें थीं वो आपकी कच्ची थीं और पक्की ईंटों के द्वारा उनको बनाया गया था। और सड़कों के किनारे नाली का प्रयोग था। जैसे अभी वर्तमान में जो आपकी सड़क बनती है या जो आरसीसी पड़ती है तो उसके किनारे नाली बना देते हैं हम पक्की। उस तरह से ही उस समय भी क्या हुआ कि नालियाँ बनाई जाती थी। कैसे? यहाँ सड़क के बगल में ही नाली निकाल दी जाती थी। कैसी? कच्ची और पक्की दोनों तरह के साक्ष्य मिले हैं कि दोनों तरह की जो नालियाँ बनती थीं वो दोनों तरह की थीं, कच्ची और पक्की। जैसे अभी आपकी जो आरसीसी पड़ती है तो उसमें साइड में नाली निकाल देते हैं, इस तरह से ही नालियाँ भी बनाई जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ये हो गई आपकी नगर नियोजन के किस तरह साफ सफाई पर ध्यान दिया गया, किस तरह की ईंटों का प्रयोग किया गया, सड़कों का प्रयोग किया गया। जो दरवाजे थे वो गली में खुलते थे, यानी कि गली में खुलते थे मतलब कि मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, और गलियां जो थी वो मुख्य सड़क से अटैच थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका धार्मिक स्थिति। कौन सा पॉइंट है? धार्मिक स्थिति। कि धार्मिक स्थिति कैसी थी, लोग किस तरह से रहते थे, आपस में उनका जो व्यवहार था, जो धार्मिक होना चाहिए वो किस तरह का था। तो उस समय की जो धार्मिक स्थिति थी वो ये थी कि जो लोग थे उस समय के वो सूर्य पूजा पर ध्यान देते थे। किस पर? सूर्य पूजा पर अधिक ध्यान देते थे। जैसे ये आपकी सूर्य पूजा है, सूर्य पूजा पर अधिक ध्यान देते थे और मातृ देवी की उपासना करते थे। अब जब अगर आप मातृ देवी की उपासना करते हैं तो उस समय का जो समाज था वो कैसा था? मातृ सत्तात्मक समाज। अगर मातृ देवी की आप उपासना रखते हैं, मातृ देवी की आप पूजा करते हैं तो उस समय का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक समाज था। जैसे मातृ देवी की उपासना करना, क्या? मातृ देवी की उपासना करना। और जो मातृ सत्तात्मक समाज, कैसा? जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक न होकर कैसा था आपका? मातृ सत्तात्मक समाज था। और उस समय का जो पवित्र पशु था उस समय का, जैसे अभी हम वर्तमान में पवित्र पशु किसे मानते हैं? गाय को। अभी वर्तमान में गाय को मानते हैं। और उस समय का जो मनुष्य था वो किसको मानता था? बैल को। किसको? बैल को, यानी कि वृषभ। बैल को हम वृषभ भी कहते हैं। तो किसको मानता था? बैल को। उस समय का जो पवित्र पशु था वो बैल था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। और उस समय का समाज जादू टोना पर विश्वास रखता था। जैसे अभी वर्तमान में जादू टोना पर बहुत से लोग विश्वास रखते हैं कि उसने उस पर ये करवा दिया, उसने उस पर ये करवा दिया। इस तरह के अभी भी बहुत प्रक्रिया चल रही है कि बहुत से लोग हैं कि अपने घर की बलाय और उस घर में रखवा दी, या इस घर की उस घर में रखवा दी। तो ये होता था। तो ये लोग भी जादू टोना पर भरोसा रखते थे बहुत अधिक। और अभी जैसे नागपंचमी वाले दिन आपके घरों में पूजा होती है, नागपंचमी वाले दिन जो घर में पूजा होती है, जैसे हम नागपंचमी के दिन करते हैं तो उस समय का मनुष्य मानव भी नागपंचमी जो नाग की पूजा थी उसको करता था। नाग की पूजा भी करते थे और हवन की आहुति भी देते थे, यानी कि हवन भी करवाते थे। जैसे अभी वर्तमान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की वर्तमान से मिलन करती हैं। कम से कम 80% चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान में सेम हैं। जैसे अभी हम लोग जैसे मकान बनाते हैं तो उस समय उसमें सबसे पहले हवन करवाते हैं। हवन करवा कर तब हम उसमें गृह प्रवेश करते हैं। हवन हो जाता है जिससे कि जो भी मकान की अशुद्धियाँ होती हैं, जो भी और भी दिक्कतें होती हैं वो अलग हो जाती हैं। और इस तरह से ही हवन में आहुति भी देते थे, यानी कि हवन भी करवाते थे उस समय का मानव। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो बिल्कुल प्रमुख पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो किसी भी एग्जाम से बाहर नहीं जा सकता। ये जो लेवल है ये पीसीएस लेवल का जो सिलेबस रखा है मैंने आपके सामने, ये पीसीएस लेवल के पॉइंट हैं। यहाँ से अगर ये भी पूछता है कि हवन की आहुति होती थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में 2011 में, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या? आर्थिक स्थिति। कौन सा पॉइंट है?
आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमिक स्थिति उनकी कैसी थी। जैसे अभी आपका भारत है, भारत में सर्वाधिक जो आर्थिक स्थिति है वो किस पर है? कृषि पर। कृषि निर्धारित आर्थिक स्थिति है। और आर्थिक स्थिति में जो ज़्यादातर ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण लोग अपना जीवन यापन किससे करते हैं? पशुपालन और कृषि से। सिर्फ 2 ही ऐसे साधन हैं जिनसे गांव का व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। उसका पहला पॉइंट ये है कि पशुपालन और दूसरा है आपका कौन सा? कृषि। इन 2 पॉइंट को लेकर गांव का व्यक्ति मानव अभी भी अपना जीवन को व्यतीत कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति में उस समय का मानव आयात भी करता था और निर्यात भी करता था। यानी कि आयात के रूप में वो कुछ मंगाता था और निर्यात करता था जो खुद स्वयं उस चीज़ का जो उत्पादन कर रहा है उस चीज़ को वो निर्यात करता था अन्य जगहों पर। तो देखते हैं कैसे। तो आर्थिक स्थिति में आयात करता था। आयात में मतलब व्यापार, और व्यापार 2 तरीके का था। कैसा? एक तो आपका आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक का मतलब ये है कि अपने ही कुछ लोग मिलकर आपस में व्यापार कर लेते थे, कुछ लोग मिलकर आंतरिक तरीके से अपने ही क्षेत्र में। और बाह्य का मतलब ये है कि वो कहीं अन्य दूसरी जगह से या काफ़ी दूर से कुछ सामान को मंगाते थे और अपना उत्पादन किया हुआ सामान वहाँ भेजते थे। तो व्यापार करते थे। उसमें व्यापार में क्या हुआ कि जो सोना था, क्या? सोना को मानव जो उस समय का मनुष्य था वो कहाँ से मंगाते थे? कर्नाटक से। उस समय न कोई राज्य था, न कर्नाटक, न राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोई भी ऐसा राज्य नहीं था उस समय था। तो उस समय सिर्फ एक प्रांत बनते थे आपके। तो ये प्रांत से भी पहले की बात है, बहुत प्राचीन चल रहा है। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान के हिसाब से उस समय का मनुष्य जो सोना मंगाता था आपका, वो कहाँ से मंगाता था? कर्नाटक से। कर्नाटक से सोना मंगाता था। और चांदी कहाँ से? अफ़गानिस्तान से। चांदी अफ़गानिस्तान से मंगाता था। और तांबा है जो कि मनुष्य के द्वारा पहली उपयोग की गई धातु कौन सी है? तांबा, जो कि ताम्र पाषाण काल में उपयोग की गई थी। ठीक है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और तांबा और टिन मिलकर क्या बनता है? कांसा। तो कांसा का जो उत्पादन जो मंगाता था मनुष्य वो कहाँ से? राजस्थान के गणेश्वर से। कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान के गणेश्वर से। ये उनके जो प्रमुख चीज़ें थी मंगाने की, ये वो मंगाते थे। यानी कि इन चीज़ों का उत्पादन वो स्वयं नहीं कर पाते थे, ना उनको इन चीज़ों के बारे में जानकारी थी बिल्कुल भी कि ये चीज़ कहाँ से मिलेगी। और उसके बाद उन्होंने जब उनको मालूम पड़ा कि ये चीज़ यहाँ से मिलती है तो उन्होंने यहाँ से आयात करना स्टार्ट कर दिया। तो इन चीज़ों को उन्होंने मंगाना स्टार्ट किया। उसके बाद जब वो ये चीज़ मंगा रहे हैं तो जो वहाँ के जो मानव थे वो भी किसी अन्य चीज़ की उनको ज़रूरत थी, जिसमें ये यहाँ के लोग क्या करते थे कि पशुपालन है और कृषि है, इस तरह के सामान को वो भेजते थे। निर्यात में क्या? हाथी दांत के आभूषण, हाथी के दांत से बने हुए जो आभूषण बनते थे, जैसे मालाएं हो गई, आपका जो ताबीज़ होता था वो भी हो गया। हाथी के दांत की मालाएं भी बनाई जाती थी। और एक तो ये भी कथन है कि हाथी के दांत पर क्या है कि एक योगी की मूर्ति भी पाई गई है हाथी के दांत पर। ठीक है, उसको काट कर उसको बनाया गया है। तो देखिए कि हाथी के दांत के आभूषण, आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि हाथी के दांत के आभूषणों का निर्यात उस समय का मानव करता था। और अनाज का करता था, किसका? अनाज का भी निर्यात करते थे उस समय के लोग। और पशुपालन का भी करते थे। और कृषि उस समय का जो मानव था वो 9 प्रकार की कृषि का ज्ञान रखता था। यानी कि 9 प्रकार की कृषि को उस समय का मानव करता था, जिसमें एक है आपकी कौन सी? कपास। कपास ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछ भी गई है कई एग्जाम में, पीसीएस लेवल के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि कपास की खेती का आयात लोग करते थे या नहीं। तो जो कपास है जिसे हम सिंड्रोम कहते हैं, ये भी इन 9 प्रकार की जो खेती है, कृषि है, इसमें भी शामिल है। उसके बाद कांस्य उद्योग, यानी कि कांस्य सिंधु घाटी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है आपकी। और कांस्य जो बनता है कांसा, वो तांबा और टिन के मिलाने से बनता है। तो उस समय के मानव को इन दोनों चीज़ों को, कांसा, तांबा को और टिन को गलाने की प्रक्रिया भी पता थी। और उस समय का मानव किसका? कांस्य उद्योग
का भी आयात कर निर्यात करते थे और ईंटों यानी ईंट उद्योग और मूर्ति उद्योग का भी निर्यात करते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कौन सा, सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में हम समझते हैं कि सामाजिक स्थिति को उस समय के मनुष्य ने 2 भागों में विभाजित किया। कैसे 2 भागों में विभाजित किया, जिसमें एक था आपका शासक वर्ग, कौन सा, शासक वर्ग, और एक था आपका शासित वर्ग। शासित वर्ग का मतलब ये है प्रजा, यानी कि प्रजा पर राज्य करना। जैसे कि अभी कुछ समय पहले बीच में जो राजा होते थे वो क्या करते थे, प्रजा पर राज्य करते थे। उस तरह से ही उस समय के जो 1-2 प्रमुख लोग हो जाते थे, वो प्रमुख लोग अपना अलग स्तर लेकर और राजा की तरह, लेकिन राजा नहीं बनता था उस समय, लेकिन राजा की तरह बिहेव करते थे। तो जिसमें हम कहते हैं कि शासक वर्ग, और एक है आपका शासित वर्ग। इधर समझते हैं हम शासित वर्ग क्या है और शासक वर्ग क्या है। देखिए जो भी नगर था, नगर को 2 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें एक आपका शासित वर्ग और दूसरा आपका शासक वर्ग। उसमें क्या हुआ कि जो शासक वर्ग था उसको हम कहते हैं पश्चिमी टीला। किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी टीले के नाम से जानते हैं। और जो शासित वर्ग था उसे हम पूर्वी निचला टीले के नाम से जानते थे। लेकिन जो शासक वर्ग था उसमें सुरक्षा की दृष्टि एक और दीवार खींची जाती थी सुरक्षा की दृष्टि के लिए, यानी कि इस तरह से ये आपका नगर हो गया, और इसको इस तरह से भी भेजा गया था दोनों चारों तरफ से घेर कर, जिससे कि दिक्कत ना हो, बिल्कुल सेपरेट रह सकें वो लोग। ठीक है, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से, और ये है आपका शासित वर्ग, जिसमें 2 भागों में बांटा गया था। लेकिन सामाजिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो उस समय के जो मानव थे वो महिलाओं की दशा बेहतर थी। उस समय सामाजिक स्थिति में ये एक अच्छा पॉइंट था कि जो महिलाओं की दशा थी वो काफ़ी बेहतर थी, बहुत अच्छी थी दिशा उनकी। उसके बाद जो रहन सहन और खान पान था, क्या रहन सहन और खान पान बेहतर था उनका, बहुत अच्छा था। ये है आपकी सामाजिक स्थिति। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन किस तरह से हुआ, तो यहाँ कई लोगों ने अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। कहीं ने क्या जो बाढ़ है उसकी वजह से, कहीं ने भूकंप की वजह से, क्या कईयों ने जो नहरें हैं उनकी वजह से कि उनमें पानी सूख गया, जिसकी वजह से उनको वहाँ से ये चीज़ ख़त्म हो गई। तो देखिए एक है आपका आर्यों का आक्रमण। आर्यों का जो आक्रमण है ये कथन दिया है गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने। किसने, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने कहा है कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ये कथन किसने दिया है, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने। और जो बाढ़ है, जो बाढ़ आ गई, बाढ़ का जो कथन दिया है वो किसने, मैके एवं SR राव ने। किसने, मैक एवं SR राव ने ये कथन दिया है कि बाढ़ की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। जलवायु परिवर्तन, नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। ये फेयर सर्विस ने कहा है कि जलवायु जो थी उसमें वहाँ परिवर्तन हुआ धीरे धीरे, और इस तरह से ही धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। यहाँ से ऐसी और जो भूकंप, नेक्स्ट पॉइंट है भूकंप। तो भूकंप का मतलब ये है कि राइस और डेक्स जो कि 2 भाई थे, इन्होंने बताया है कि भूकंप आने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। अगर भूकंप की वजह से ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता तो एक नगर का होता, यानी कि सब नगरों का नहीं होता। और तीसरा है घग्गर नदी का सूखना। घग्गर नदी का सूखना, ये और DP अग्रवाल ने कथन दिया कि घग्गर नदी के सूखने से और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। ये अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग कथन हैं, जिससे हमको ये मालूम पड़ता है। तो देखिए अगर घग्गर नदी के सूखने से होता तो एक नगर का होता, सब नगरों का नहीं होता। और बाढ़ का होता तो भी एक नगर का होता। जलवायु परिवर्तन ये कहीं तक सही है कि जलवायु परिवर्तन हुआ होगा तो पूरे क्षेत्र में हुआ होगा, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ होगा। तो जहाँ तक है कि जलवायु परिवर्तन का जो कथन है ये आपकी ये सही लगता है अगर औरों की अपेक्षा देखा जाए तो।